अवर चैनल एडवाइस एकेडमी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका आज इस क्लास में। और जैसे कि हमने बोला था कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की जाएगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन में जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है। पिछले साल के इसमें क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है ये। इसके अलावा अगर आपने DSSB TGT सोशल साइंस के लिए अभी तक इसका सिलेबस नहीं देखा है ठीक से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा सिलेबस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो ही सिलेबस की थी और हमने उसमें ही बात की थी कि 21 को आपकी इसकी क्लास शुरू हो जाएगी PYQs की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 में, उसका भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था इसमें। तो टोटल अगर कंट्रीज की बात करें तो 121 कंट्रीज थी, जिनमें से भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 2021 में भारत का 101वां नंबर था। ठीक है, और 2022 में 107वां। और अगर 2023 की यहाँ पर बात पूछी जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 111वां स्थान है, जो कि बहुत ही गंभीर कंडीशन को बताता है भुखमरी की। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन जारी करता है, तो इन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा ही जारी किया जाता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि कितने आयाम या फिर कौन से पैमानों पर, तो टोटल 4 पैमानों पर इसको देखा जाता है। एक है आपका अल्प पोषण यानी कि अपर्याप्त कैलोरी की वजह से जो चीजें होती है, जो नुकसान होता है, ठीक है, उसको कंसिडर किया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें बच्चों में देखा जाता है अक्सर कि जो वजन है वो हाइट के हिसाब से काफी कम है। चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें होता है कि बहुत लंबे टाइम से चले हुए अल्प पोषण की जो चीज होती है उसकी वजह से काफी दिक्कत होती है, तो दीर्घकालीन इसको बोला जा सकता है कि पोषण की कमी। और लास्ट है यहाँ पर बाल मृत्यु दर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही कि जो बच्चा है वो 5वें वर्ष में यानी अपने जन्म के 5वें वर्ष में 5वें जन्मदिन मनाने तक जिंदा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें ये चीज नापी जाती है, ये पैमाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आर्थिक क्रिया के कितने भाग होते हैं, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक क्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला रहेगा आपका बाजार क्रियाएं और दूसरा रहेगा आपका गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मौसमी भुखमरी संबंधित है किससे, मात्रा एवं गुणवत्ता से, फसल उपजाने और काटने के चक्र से, प्राकृतिक आपदाओं से या फिर मौसम के प्रभाव से। तो थर्ड का आंसर यहाँ पर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, फसल उपजाने और काटने के चक्र से। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मौसमी भुखमरी। ये कहाँ देखी जाती है, मोस्टली ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि कृषि क्रियाएं होती है वहां पर, तो वहां पर मौसमी प्रकृति होती है उस चीज की, तो उस वजह से यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, अनियमितता एक तरीके से देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। डेमोक्रेसी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ये हुई ग्रीक शब्द से। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेशिया से। अगर आपसे शब्द पूछ लिया जाए तो ये रहेगा आपका डेमोक्रेशिया। ये बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है जो कि कई बार आपसे पॉलिटिकल साइंस में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक शब्द से। ठीक है, डेमोक्रेशिया से ये बना है, और जिसमें कि डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया जो शब्द है उसका अर्थ होता है शासन। तो हो गया इसका मतलब लोगों का शासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। लोकतंत्र के संदर्भ में लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यह जो कथन है ये किसका है, आपको बताना है। तो ये डेफिनेशन आपने बहुत टाइम से बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, तो ये आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16th नंबर के प्रेसिडेंट थे, यानी वहां के राष्ट्रपति थे, और इनका जो टाइम है रूल करने का 1861 से 1865 तक के प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें वुडरो विल्सन की, तो वुडरो विल्सन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, ये थे 28 नंबर के प्रेसिडेंट। और अगर हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात करें, इनकी काफी फेमस रहे हैं ये, तो ये 32वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 32nd यानी 32वें राष्ट्रपति थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह भाषण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर दिया गया था, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट्सबर्ग में। ठीक है, गेट्सबर्ग में यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था और ये बोला था कि
जनता, लोकतंत्र क्या है? जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक सरकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको इरेज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, स्वास्थ्य केंद्र, कर्मी और संख्या 2019 में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कहता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य, इनकी संख्या बताई गई है। फिर औषधालय तथा अस्पतालों की संख्या बताई गई है। फिर पंजीकृत जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या बताई गई है। और फिर फोर्थ है आपका नर्सिंग कर्मी, इनकी संख्या आपको यहाँ पर बताई गई है। तो इसका आंसर आपका रहेगा सी। हमसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो पंजीकृत जो डॉक्टर हैं ये सुमेलित नहीं है। इनका जो आंकड़ा रहेगा ये कितना रहेगा? 29799। ठीक है, ये आंकड़ा रहेगा इनका। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम इसकी बात करें तो एक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रोफाइल के अनुसार ये डेटा है। ठीक है, 2019-20 का जो डेटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक गरीब 4 राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है, यानी उनको घटते क्रम में आपको बताना है कौन कौन सा है। गरीबी सूचकांक की यहाँ पर बात की गई है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार में कितना है यहाँ पर? अगर हम बिहार की बात करें तो 51.91%। अगर हम यहाँ पर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में है 42.16%। यूपी की अगर हम बात करें तो ये है आपका 37.79%। और लास्ट अगर हम बात करें एमपी की, तो इसका क्या नंबर है? 36.65%। ठीक है, तो ये रहेगा प्रॉपर। हमने पूछा था आपको घटते क्रम में बताना है, तो हमने इसको घटते क्रम में ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यहाँ पर एक चीज और है, अगर आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो कि कब आया था? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, किसको हटा दिया गया था? ये किसकी जगह पर आया था? ये भी पूछा जा सकता है। ये आया था प्लानिंग कमीशन की जगह पर, यानी जो आपका प्लानिंग कमीशन था, यानी योजना जो आयोग था उसकी जगह पर ये आया था। योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर यहाँ पर ये नीति आयोग को लाया गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन जो है वो भारत के संविधान के किस पार्ट में सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात आती है कि ये जो है ये कौन से पार्ट में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये पार्ट 4 में आते हैं और आर्टिकल नंबर आपका रहेगा 51। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपको पता ही है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 4 में और आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली कौन से आर्टिकल की बात की गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, तो ये आता है आपका आर्टिकल 51 के अंतर्गत। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आर्टिकल 4A जो है वो किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। ठीक है, मूल कर्तव्यों से रिलेटेड। और अगर हम यहाँ पर पार्ट की बात करें, यानी भाग 4A में आता है मूल कर्तव्य है, और आर्टिकल कौन सा आर्टिकल आता है? 51A। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, कंफ्यूज नहीं होना है, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51A। ठीक है, 51A रिलेटेड है मूल कर्तव्य से। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य ने किया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। कौन से ईयर में? 1969 में। ठीक है, इसको राजमन्नार समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा, और ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड था? केंद्र और राज्य के संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड था। ठीक है, उसको सुझाव देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद बल देता है किस चीज पर? शक्तियों के विभाजन पर, राष्ट्रीय एकता पर, सुदृढ़ता पर राज्यों की, या फिर राष्ट्रीयता के साथ समझौते पर? तो 11 का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र की एकता पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, संघ और राज्य जो है उसके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और हमारे संघवाद की अगर बात करें तो लोकल लेवल पर भी हमारे पास गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर क्योंकि सत्ता का बंटवारा हो गया, शक्तियों का विभाजन हो चुका है, इस प्रकार से संघ जो है इसकी वजह से मजबूत बनेगा। ठीक है, और फिर पूरा का पूरा इस तरीके से वो राष्ट्र कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या फिर राजनीति के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, प्रस्तावना। ठीक है, क्या है? प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से शीर्षक में मिलता है? हमने बात की है सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन कहाँ मिलता है संविधान में, किस में शीर्षक में मिलता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्वों में ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, पार्ट 4 जो मैंने आपको अभी बताया था, पार्ट 4 है आपका नीति निर्देशक तत्व, इसमें ही इसके बारे में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी जी के दर्शन से मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत को मजबूत करना। ये गांधी जी ने बोला था ग्राम पंचायत की बात, तो ये वाला जो नीति निर्देशक तत्व है ये गांधी जी के दर्शन से मिलता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत के गठन की अगर बात की जाए तो ये आर्टिकल नंबर 40 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 में मेंशन है ग्राम पंचायत के गठन की बात। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करता है, यानी छुआछूत को हटाने की बात करता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। यानी समानता के अधिकार में बोला गया है कि सभी को एकदम बराबर रखा गया है। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं आएगा, स्वतंत्रता वाला नहीं आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो समानता का अधिकार कहता है कि सभी जो वर्ग है वो समान है। ठीक है, तो इक्वालिटी की बात जहां पर की गई है वहां पर ही छुआछूत विलोपन की बात आती है और इसको हटा दिया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, आर्टिकल 17 में मेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है। ये कहता है आपसे अन्नपूर्णा योजना जो है वो अन्नपूर्णा योजना द्वारा लक्षित लाभार्थी, यानी अन्नपूर्णा योजना किसके लिए बनाई गई थी, किसको इससे सबसे ज्यादा लाभ हुआ? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन वरिष्ठ नागरिकों को। किसको? दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? सन 2000 में इसका प्रारंभ हुआ था। किसके लिए? दीन वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के, प्रधानमंत्री के, वित्त मंत्री के, रिजर्व बैंक के, गवर्नर के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में भी एज वेल एज आपका टीजीटी एसएसटी के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव। आपसे कहा गया है कि वित्त सचिव के यहाँ पे इस पे हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे, और इसको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। और ये आरबीआई के कौन से एक्ट में मेंशन है? आरबीआई के एक्ट की धारा 22 के तहत ही मेंशन है कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी पर किसके हस्ताक्षर होंगे? ये सभी आरबीआई के द्वारा जारी किए जाएंगे, लेकिन ये जो 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय द्वारा और वित्त सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा जारी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना संबंधित है किससे? तो ऑपरेशन ग्रीन्स योजना संबंधित है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, टमाटर प्याज और आलू से रिलेटेड है। ठीक है, टमाटर प्याज और आलू यानी टीओपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, ईएनएएम जो योजना है वो कब प्रारंभ की गई? तो ये वाली जो योजना है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ईनैम। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ईएनएएम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2016 में। ठीक है, और ये अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एक पोर्टल है। अगर प्रॉपर डेट की बात करें तो 14 अप्रैल 2016 को, ठीक है, ये क्रियान्वित की गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है? आपसे ये बोला गया है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998, भूमि विकास बैंक ये ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करता है, लीड बैंक 1970 और ट्राइफेड 1987। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी, लीड बैंक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की संस्तुति सबसे पहले की थी? कौन से ने? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग ये ऐसा पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति की। कैसे? केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के बारे में बात की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 पर। डब्ल्यूटीओ का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पहला सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका पहला सम्मेलन किया गया था कहाँ पर? सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1996 में। ठीक है, 1996 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित होता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में। और इसमें कौन से मामले जुड़े होते हैं बताइए आपको? विश्व व्यापार से जुड़े हुए मामले होते हैं, विश्व व्यापार से जुड़े मुद्दे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, WTO का 12वां जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पर? जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसको आयोजित किया गया 12 से 16 जून 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज्यादा होती है, क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, नेता अधिक के कारण, या फिर क्षेत्रफल छोटा होने के कारण, या मतदाता अधिक होने के कारण? तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, मतदाता अधिक होने के कारण, यानी मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार का निर्माण करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है और नागरिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होती है। पहली बात। सेकंड है आपका, लोकतांत्रिक सरकार अक्षम होती है क्योंकि निर्णय लेने में बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बताइए सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यानी इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला, दोबारा से देख लेते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार का निर्माण करता है जो कि नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, बिल्कुल जवाबदेह होती है, और नागरिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी भी होती है। बिल्कुल ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। यहाँ पर इन कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के किसी भी अन्य रूप में बहुत बेहतर है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि भारत में लोकतंत्र ने समान स्थिति और समान अवसर के लिए वंचित और भेदभाव वाली जातियों के दावों को मजबूत नहीं किया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, यानी केवल एक। पहला जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें करके उस भेदभाव को कम करने की कोशिश की गई है, जैसे कि बहुत सारे संविधान में चीजें मेंशन की गई हैं। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र सरकार के किसी भी अन्य रूप में बहुत बेहतर है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। किस विषय में के.एम. मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया था? खंजर भोंका गया, कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ठीक है, इसको भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, या मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जाता है। इसमें किस चीज की बात की गई थी? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, इसका आरंभ किया गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? ये बताइए आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है, वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में ये दिल्ली पहुंचा। ठीक है, 1946 में ये दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को इसने प्रस्ताव अपना पेश किया और संविधान सभा के गठन की बारे में इसने बात की। ठीक है, और जिसमें कि इसने बोला था कि जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और एडविज एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।